हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर और इसके निरक्ष पर विद्युत विभव और स्पेस में कहीं किसी पॉइंट पर विद्युत विभव। पहला हम लोग पढ़ेंगे कि उसके अक्ष पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पे द्विध्रुव के कारण कितना विद्युत विभव होता है, उसका फार्मूला। फिर देखेंगे उसके निरक्ष पर, फिर देखेंगे अक्ष और निरक्ष के बीच स्पेस में किसी पॉइंट पर विद्युत विभव का व्यंजक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो लिखा हुआ बोर्ड पे, द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र। तो ये है, मान लेते हैं हमारा ये द्विध्रुव है। जानते हैं कि द्विध्रुव में दो बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये इसका सेंटर है। इनके बीच की दूरी हम लोग 2l लेते हैं तो आधी आधी l हो जाएगी। और इसी के अक्ष पर मान लेते हैं एक पॉइंट P है, जिसकी इसके सेंटर से द्विध्रुव के जो दूरी है वो r है। तो इस आवेश से इसकी दूरी जो हो जाएगी वो r माइनस l हो जाएगी, और इस आवेश से इसकी दूरी जो होगी, इस आवेश से वो r प्लस l हो जाएगी। ठीक, तो इसमें कुछ थोड़ा सा लिख लिया जाए कि विद्युत द्विध्रुव तथा इसका अक्षीय बिंदु P, विद्युत द्विध्रुव तथा इसका अक्षीय बिंदु P तथा इसके दोनों आवेशों से तथा इसके दोनों आवेशों से अक्षीय बिंदु P की दूरियां, अक्षीय बिंदु P की दूरियां चित्र में क्या है प्रदर्शित, चित्र में प्रदर्शित है। देखो, विद्युत द्विध्रुव, उसका अक्षीय बिंदु P, दोनों आवेशों से इसकी दूरियां चित्र में प्रदर्शित है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसा कि हम लोग इसको हम पढ़ चुके हैं पीछे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पे निकालना, बिल्कुल उसी तरह से ये भी है। तो हम क्या है कि प्लस Q के कारण इस पे विद्युत विभव निकालेंगे, माइनस Q के कारण विभव निकालेंगे। जानते हैं कि प्लस Q के कारण धन विभव होता है और माइनस Q के कारण ऋण विभव होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव मान लेते हैं वो हमारा V1 है। क्या आएगा 1/4 मान लीजिए निर्वात में रखा हुआ है। तो Q अपान कितनी दूरी पे रखा हुआ है, r माइनस l दूरी पे रखा हुआ है। उसी तरह से माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 है, वो क्या हो जाएगा 1/4 Q माइनस रहेगा, कितनी दूर पे है r प्लस l दूर पे। अब बिंदु P पर हम लोग क्या निकालेंगे, नेट विभव। तो इस बिंदु P पर नेट विभव क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों का नेट विभव। बिंदु P पर क्या होगा, नेट विभव V क्या हो जाएगा, तो हम चिन्ह सहित इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम इसे मिटा देंगे, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है।
चलिए ठीक है, तो इस चीज़ को हम मिटा देते हैं और इसमें समझने की कोई बड़ी बात नहीं है, आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। प्लस के कारण प्लस होगा, माइनस के कारण माइनस होगा, दूरी ऑलरेडी चित्र में प्रदर्शित है। और नेट विभव होगा तो हम चिन्ह के साथ उसको जोड़ देते हैं, इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसका जोड़ना घटाना बहुत ही आसान होता है। इसका जोड़ना घटाना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r माइनस एल माइनस 1/4πε0 Q/r प्लस एल। अब इसी को कर देना है हल, आपका आंसर क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है हम ले लेते हैं कॉमन तो ये चीज़ है ही है। अंदर बचता है r-l माइनस, अब यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा लघुत्तम ले लेते हैं, r माइनस एल हो जाएगा r प्लस एल। इससे इसमें भाग देते हैं, ये कट जाएगा, ये बचेगा r प्लस एल बचेगा। इससे इसमें भाग देते हैं, माइनस क्या बचेगा, तो r माइनस एल। तो हम आगे माइनस लगा हुआ, इसको खोलेंगे तो माइनस r प्लस एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी लाइन में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, r कैंसिल हो जाएगा और ये वर्ग में बदल जाएगा, तो ये मिलके 2l हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा q इंटू 2l 4πε0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बीजगणित में जानते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस तरह लिखते हैं, ए माइनस बी एक में, ए प्लस बी, यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे जानते हैं, थोड़ा सा वो करना है कि यहाँ पे यल जो है वो 2QL को तो हम P लिख सकते हैं, P बराबर होता है 2L इंटू क्यू, और यहाँ पे जो है यल जो है वो वेरी वेरी स्मॉलर देन R है, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, L स्क्वायर को नगण्य मानेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा P, 2QL को P लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 4πL स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा क्या, R स्क्वायर। तो ये हमारा विद्युत विभव का फार्मूला आ जाएगा, ये हमारा विद्युत विभव का क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, क्या है 1/4πε0 P/r स्क्वायर। इसमें देखिए कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आया 1/4πε0 P/r स्क्वायर, ये द्विध्रुव के कारण आया। ये क्या है, द्विध्रुव के कारण इतना निकल के आया। तो बहुत ही सिंपल था इसमें। अब चलिए हम चलते हैं अपने इसके दूसरे टॉपिक की तरफ, जो इसके निरक्ष पे है, ठीक। तो यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा ये कुछ संशोधन करना पड़ता है, यल को यहाँ पे हम r के मुकाबले निगलेक्ट कर देंगे, तो यल 0 हो जाएगा, तो r स्क्वायर हो जाएगा। अब 2QL को हम लोग p लिख देते हैं, ठीक। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए तो ये फिगर तो एक बार ही बन जाएगा, इसमें तो दूसरे स्क्रीनशॉट में तो 2 बार आ गया, तो इसको एक ही बार बनाना। तो आपके जो है अक्षीय बिंदु P पे द्विध्रुव के कारण इतना विभव आएगा। चलिए द्विध्रुव के निरक्ष पे स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, दूसरा हमारा क्या है कि द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर
विद्युत विभव का व्यंजक या सूत्र। तो हमारा ये देखिए, ये हुआ हमारा द्विध्रुव, यहाँ पे माइनस चार्ज, उसी परिमाण का यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पे हुआ सेंटर, ये हुआ उसका निरक्ष, इसी निरक्ष पे पॉइंट P है, यहाँ पे हमें द्विध्रुव, इसके कारण विद्युत विभव निकालना है। तो हम एक बार प्लस Q के कारण ले लेंगे, एक बार माइनस Q के कारण ले लेंगे। अब ये दूरी L है और ये भी L है, ये भी, और ये R है, यहाँ से इसकी दूरी क्या है, R है। तो ये आप पाइथागोरस की प्रमेय से L स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगी, और ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल है। तो इसमें लिखने के लिए लिख लेंगे कि विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय बिंदु P, यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय बिंदु P तथा दोनों आवेशों से निरक्षीय बिंदु P की दूरियां चित्र में क्या है, उपर्युक्त चित्र में प्रदर्शित। उपर्युक्त चित्र में क्या है प्रदर्शित, द्विध्रुव है, उसका निरक्षीय बिंदु P है, दोनों आवेशों से दूरियां चित्र में प्रदर्शित हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, प्लस Q के कारण, देखिए निरक्षीय जो होता है द्विध्रुव के सेंटर से लंबवत जाने वाली जो लाइन होती है उसको निरक्ष कहा जाता है। तो इसके निरक्ष पर ये पॉइंट, तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर, अब यहाँ डायरेक्शन ऑप्शन से कोई मतलब, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या आ जाएगा, मान लेते हैं V1 है, क्या है 1/4πε0 Q, और दूरी कितना है प्लस Q से, दूरी है R स्क्वायर √L स्क्वायर। इसी तरह से माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा V2, तो 1/4πε0, ये माइनस हो जाएगा Q अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जानते हैं कि प्लस के कारण प्लस होता है और माइनस के कारण माइनस होता है, दूरियां चित्र में प्रदर्शित है। यहाँ पे जगह है लिख देंगे। तो बिंदु P पे नेट विभव, बिंदु P पर नेट विभव क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, चिन्ह के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये चीज दोनों जो है इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, -1/4πε0 Q R स्क्वायर L स्क्वायर। तो देखिए दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट हैं चिन्ह में, तो इसलिए कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अक्ष पे तो अब मिला, लेकिन निरक्ष पे द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पे विद्युत विभव का मान 0 होता है। यानी कि यहाँ लिखेंगे कि द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। देखिए अक्ष पर 0 नहीं होता है, लेकिन निरक्ष पर 0 होता है। तो पूछ सकता है कि द्विध्रुव के अक्ष पर कितना होता है, निरक्ष पर कितना होता है। तो निरक्ष पे 0 होता है और अक्ष पे होता है 1/4πε0 P/R स्क्वायर। P क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण है, P बराबर होता है Q × 2L। तो
तो आपने देखा कि अक्ष पे जो वो होता है और निरक्ष पे 0 होता है। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में देख चुके हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारा मेन सूत्र है, सामान्य सूत्र है, उस पर चलते हैं। चलिए, तो अब हम जो है द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का एक जनरल फार्मूला निकालेंगे और उसमें कंडीशन रख करके ये दोनों स्थितियां प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी सिंपल हेडिंग रहेगी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव। The electric potential on any point due to electric dipole, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पर हम लोग है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो ये जो है एक जनरल फार्मूला आएगा इसमें, जिसकी सहायता से हम जो है वो दोनों मान प्राप्त कर सकते हैं कि निरक्ष पे क्या होगा और उसके अक्ष पर क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक द्विध्रुव होगा, मान लेते हैं कि इसमें एक द्विध्रुव है, चाहे आप इस तरह से फिगर बनाएं चाहे इस तरह से फिगर बनाएं। इसमें एक ये मान लेते हैं द्विध्रुव है, -q इस साइड है, ठीक। ये इसका सेंटर है, O है, और दूरियां जानते हैं, यहाँ से ये L है और यहाँ से ये। इसके सेंटर से मान लेते हैं कि इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी। उसकी डायरेक्शन से मान लीजिए कि r दूरी पर पॉइंट P है और इसकी अक्ष से थीटा कोण पे जिसके ध्रुवीय निर्देशांक ये है। तो एक द्विध्रुव है, मान लेते हैं ये AB है, जिसका सेंटर वो है, इनके बीच की दूरियां 2L है। इसके सेंटर से r दूरी पे और इसके अक्ष से थीटा कोण पे पॉइंट P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना पॉइंट P पे, और दोनों आवेशों से इसकी दूरियां मान लेते हैं कि इसकी दूरी जो है वो r1 है और इसकी दूरी मान लेते हैं r2। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपको शब्दों में लिखना है कि माना AB एक द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश क्या है, -q1 + q है। इनके बीच की दूरी 2L और इसका जो
केंद्र है O है ना। इसके केंद्र से इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी तथा द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण पे, अक्ष यही है तथा द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण पर तथा द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना, विद्युत विभव ज्ञात करना। ये तो इसका जो ध्रुवीय निर्देशांक क्या हो जाएगा, r थीटा, क्या हो जाएगा, r थीटा। तो इसका देखिए, इसमें एक द्विध्रुव है AB है, जिसका आवेश -q + q है, दोनों के बीच की 2l इसका सेंटर है, सेंटर से r दूरी और इसके से थीटा कोण पर पॉइंट P है, जहाँ पे हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वही सिंपल लिखेंगे कि +q के कारण यहाँ पर विद्युत विभव क्या होगा और -q के कारण यहाँ विद्युत विभव क्या होगा और उस पर नेट विभव क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि +q के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V1 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 q r1। उसी तरह से -q के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे V2 1/4 q/r2, लेकिन ये माइनस होगा, ठीक। बिंदु P पर नेट विभव क्या हो जाएगा, बिंदु P पर ये हमारा नेट विभव हो जाएगा, V हो जाएगा V1 + V2। हम इसमें चिन्ह के साथ इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसलिए हमारा V हो जाएगा V1 + V2। तो V1 की वैल्यू क्या है, हम रख देते हैं 1/4 q/r1 -1/4 q/r2। आवेशों से दूरियां पता है। अब यहाँ पे हम क्या है, जो चीज़ कॉमन है उसे कॉमन लेते, q कॉमन है, यहाँ हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। थोड़ा इसे सॉल्व कर देते हैं, तो r1 r2 वो हो जाएगा r2 - r1, ये सॉल्यूशन। अब यहाँ हमारा मकसद ये रहेगा कि r1 r2 की वैल्यू कैलकुलेट करना, वो कितनी होगी r के फॉर्म में, r और l के फॉर्म में, क्योंकि r1 r2 की वैल्यू यहाँ पे हमें पता नहीं है। जब भी मालूम रहेगी हमें r और l क्लियर पता रहेगा, l हमें ऑलरेडी पता है और r और l के फॉर्म में और थीटा के फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वही चीज़ पता है। तो जो चीज़ पता है रहती है उसी के फॉर्म में हम फार्मूला रखेंगे। तो हमें r1 r2 को कैलकुलेट करना l r और थीटा के पद में। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे यहाँ पे। ज्योमेट्री यह है कि इस पॉइंट से, इससे एक इस पे लंब डाल देते हैं, जिसको हम लोग BM कह लेते हैं, और इससे इस चार्ज और ये वो है पॉइंट हमारा, इसको थोड़ा सा हम पीछे बढ़ा देते हैं और इस चार्ज से इस पे लंब डाल देते हैं।
इसको हम लोग कह देते हैं यम, और ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे आर के मुकाबले आर यल जो है वो बहुत बहुत छोटा है आर के मुकाबले, इसीलिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा वो एजम्पशन लेते हैं कि यल जो है इस आर के मुकाबले तो बहुत छोटा है, यानी कि ये दोनों बहुत, ये बी और ओ पॉइंट बहुत करीब है। तो यहाँ पे एजम्पशन का मतलब यह होता है कि जो बी एम पी होगा वो बी पी के लगभग बराबर होगा। यानी यहाँ पे ये दिखाना है कि पी एम जो है किसके बराबर हो जाएगा, बीपी के। उसी तरह से इसमें जो है ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी। दूसरे केस में क्या है, एन पी जो है वो बराबर हो जाएगा ए पी के, यानी कि ये R1 है और ये क्या है R2 इस केस में। अब यहां से हमको यही चीज कैलकुलेट करना है। तो हमें जो है R1 कैलकुलेट करना है और R2। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि हमें जब R1 चाहिए तो BP चाहिए PM, ये दोनों बराबर R1 है, तो हम PM निकाल लेंगे तो R1 हमें मिल जाएगा। तो जो हम PM है वो क्या है, OP में से हम क्या घटा देंगे OM। अब रही बात OM निकालने के लिए, तो देखिए OM वाली चीज ये है, हमें क्या पता है, ये हमें ये पता है कि ये कर्ण पता है और थीटा के सामने ये लंब है, हमें आधार चाहिए। तो आधार कर्ण में जो हमारा रिलेशन होता है वो कॉस थीटा से मिलता है। तो कॉस थीटा बराबर हम देखते हैं क्या होगा, आधार बटे लंब, तो वो होता है OM बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, क्योंकि थीटा के सामने ये लंब हुआ तो आधार, OM बटे कर्ण क्या होगा, कर्ण जो है OB है। तो जाहिर सी बात हमें OM चाहिए क्योंकि ये नहीं पता है और ये क्या है यल है, तो OM के जगह हम लिख सकते हैं यल कॉस थीटा। तो यहां से हमारा जो PM निकल के आएगा जिसको हम लोग R1 कहेंगे वो आएगा OP की वैल्यू R है और OM की वैल्यू क्या है यल कॉस थीटा। तो आप जल्दी से थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जो है इस चीज को मिटाएंगे, फिगर रहेगा क्योंकि हमें ये निकालना R2 बाकी है, उसी में रख के बस सॉल्व कर देना है, हमारा जो भी रिजल्ट आना होगा आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, क्या निकालना है R2। तो R2 जो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा हमको NP, यानी NP AP लगभग बराबर है, तो R2 मतलब वो NP कैलकुलेट करना, और NP को हम लोग लिख सकते हैं OP प्लस ON, OP प्लस ON। अब हम यहाँ पे ON कैलकुलेट करिए, देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने ये लंब हुआ, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार और कर्ण में हमें रिलेशन मिलेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण मतलब यल,
तो यहाँ से ओ एन बराबर हो जाएगा एल कॉस थीटा। ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ये थीटा के सामने लंब हो गया, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री लंब डाला गया। तब यहाँ पे R2 हमारा निकल के आएगा OP, तो R हो गया और ये L cos थीटा। और इसी दोनों वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 में। तो 1 में अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 1/4 यहाँ पे R2 है हमारा, R2 है R प्लस L cos थीटा माइनस, अब देखिए हम माइनस सीधे लगा रहे हैं पहले, तो जब ये कोष्ठ में खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस R प्लस L cos थीटा। देखिए R2 की वैल्यू लिखेंगे, माइनस आगे है, ये कोष्ठ में है, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आगे माइनस से गुणा हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे क्या है, L cos थीटा है और गुणा करना है R माइनस L cos थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि R तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2L cos थीटा हो जाएगा, तो Q/4πε0 यहाँ पे हो जाएगा 2L cos थीटा, और नीचे क्या है, ये हो जाएगा R², यहाँ हो जाएगा L² cos² थीटा। ये चीज सिंपली मिलेगी। ठीक, अब यहाँ पे 2QL को हम P लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे P cos थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो करना है कि L जो है बहुत बहुत छोटा है R से, तो इसीलिए L² cos² थीटा को नगण्य मान सकते हैं, L² cos थीटा को नगण्य मानने पर, तो जब ये नगण्य मान लेंगे तो ये इसका वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लगभग 0, तो हमें मिलेगा सिर्फ केवल R²। तो इस तरह से हमें जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, P cos थीटा 4πε0 और स्क्वायर। बहुत सिंपल था, केवल इस पे वैल्यू रख करके हमको कैलकुलेट करना था। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो P की डायरेक्शन है वो इधर है, वो P है, और R की डायरेक्शन इधर है। तो P और R के बीच अगर हम, ये तो हमारा हो गया वेक्टर, ये चीज जो है अदिश रूप में है। जैसे हम इसे सदिश फॉर्म में इस पोर्शन को लिखना चाहें सदिश फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो P और R के बीच का कोण थीटा है। जैसे हम क्या करें कि R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा क्या, PR cos थीटा और 4πε0 R²। तो अब PR cos थीटा है और P और R के बीच का कोण क्या है, थीटा है। P और R के बीच का कोण क्या है, कोण थीटा है। तो PR cos थीटा को हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर जो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल के डिफिनेशन से ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ऊपर वाले हेडिंग हम मिटा करके यहाँ लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर से, इसके बाद आगे चलते। तो हमारा जो ये तो है ही है, अब इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4πε0 वेक्टर P डॉट R/Q, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है।
ये जानते हैं ना कि ए वेक्टर बी डॉट को ऐसे लिखा जाता है ए बी कॉस थीटा, और थीटा ए और बी का बीच का कोण। तो उसी तरह से थीटा यहाँ देख रहे हैं पी की डायरेक्शन आर के बीच का कोण है, तो पी आर कॉस थीटा को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो मेन हमारा फार्मूला ये है पी कॉस थीटा 4πε0 आर स्क्वायर हमारा जो है मेन फार्मूला है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इस यहाँ पे अगर देखा जाए तो v जो है आर स्क्वायर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, आर स्क्वायर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। और यहाँ पे देखा जाए तो एक चीज ये है और दूसरी चीज ये है कि जो v है वो समानुपाती है p cos थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंडीशन रख करके अक्ष और निरक्ष पर विभव इस फार्मूले से निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जो इसको मिटाऊंगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि हमें पहली कंडीशन क्या लेनी है कि अक्ष पर द्विध्रुव के अक्ष पर, तो हम अक्ष पर कैसे आएंगे द्विध्रुव पर, पॉइंट P ये अक्ष पर कैसे आएगा जब थीटा का मान क्या हो जाए 0। द्विध्रुव के अक्ष के लिए अक्षीय बिंदु के लिए, द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु के लिए क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए 0 डिग्री। इस फार्मूले में थीटा 0 रखो, P cos 0 डिग्री आर स्क्वायर, cos 0 का मान 1 होता है। जीरो की वैल्यू 1 होती तो हमें वही फार्मूला मिल गया ना, P/r स्क्वायर। दूसरी कंडीशन हमारी ये रहेगी कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु के लिए, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु के लिए, निरक्षीय बिंदु के लिए थीटा क्या होना चाहिए, थीटा जब इसके निरक्ष पे आएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, जब इधर जाएगा लंब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब जानते हैं कि cos 90 का मान होता है 0, तो हमारा जो फार्मूला है 1/4πε0 P cos 90/r स्क्वायर तो निकल के आएगा 0। और अभी आपने देखा है कि इसके निरक्ष पर विद्युत विभव का मान क्या होता है 0 होता है। तो अभी आपने देखा कि ये इसका एक सामान्य फार्मूला था वो, तो ये 1/4πε0 P cos θ/r स्क्वायर होता है। तो उसमें हमने निरक्ष और अक्षीय कंडीशन रखा, तो जो हमने निकाला था वही निकल करके आया। तो उसी तरह से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी एक जनरल फॉर्मूला निकाला था, उसमें भी वो कंडीशन रख करके हमने देखा था कि वही रिजल्ट आया था। तो उसमें क्या होता है कि निरक्ष अक्ष पे 0 नहीं होता, इसमें तो अक्ष पे 0 नहीं होता, ये होता, लेकिन निरक्ष पे विद्युत विभव का मान 0 हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन पूछी जा सकती है कि द्विध्रुव के किस पोजीशन पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती है लेकिन विभव 0 होता है, तो वो होता है द्विध्रुव का निरक्षीय बिंदु, इक्वाटोरियल पोजीशन पे ऐसा होता है।
तो चलिए, ये 3 टॉपिक था हमारा छोटा इसमें। एक द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, उसके निरक्ष पर, और विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, यानी स्पेस में कोई पॉइंट है तो उसके कारण विद्युत विभव का व्यंजक क्या आया था, 1/4 पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, जहाँ थीटा पी की डायरेक्शन और आर के डायरेक्शन के बीच का कोण था। ठीक, तो चलिए इसी पे हम लोग 2 सवाल देख लेते हैं इसके, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है। हालांकि अब इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाली है, तो हम उसके बाद पूरी थ्योरी करेंगे, यानी कि V और E में रिलेशन, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन, उससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण सवाल। फिर समविभव पृष्ठ आएगा, समविभव पृष्ठ आएगा, उसकी विशेषता आएगी, और उसके बाद विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्रूफ करेंगे उससे रिलेटेड। तो अगली जो भी टॉपिक आएगी उससे रिलेटेड एक जो है अलग से वीडियो हम न्यूमेरिकल का करेंगे। और इसमें एक चीज़ और भी है कि चालक गोला और गोली कोष के कारण उसके सतह पे अंदर बाहर विद्युत विभव निकालना, तो वो भी एक टॉपिक इसमें है कि चालक गोला हो या ठोस चालक गोला होगा, उसके सतह विभव कितना होगा, उसके बाहर कितना होगा और उसके अंदर कितना होगा, अंदर हर जगह कितना होगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे आगे की जो धारिताओं के जो सवाल आएंगे धारिता वाले चैप्टर में या इसी में, उसको समझने में बहुत आसानी होगी। जो वन डे ग्राफ जनरेटर का जो सिद्धांत होगा वो उसी पर आधारित होगा। तो चलिए इसके 2 सवाल ले लेते हैं। इसमें जो इसका पहला सवाल है किताब का दिया है, एनसीईआरटी बुक का होगा, कि दिया है 1.5 माइक्रोकूलाम, 1.5 माइक्रोकूलाम और 2.5 माइक्रोकूलाम आवेश वाले 2 सूक्ष्म गोले, आवेश वाले 2 सूक्ष्म गोले 30 सेमी दूर स्थित, एक दूसरे से कितना है, 30 सेंटीमीटर दूर स्थित, 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में, मध्य बिंदु से होकर जाने वाले, मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में, रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेमी दूर स्थित, मध्य बिंदु से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात, दूर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें 2 ये दिया हुआ है। तो एक चीज तो ये है इस सवाल में कि जब विद्युत द्विध्रुव होगा तो दोनों पे जब चार्ज सेम होंगे मैग्नीट्यूड में और सेम लेंथ में होंगे तभी तो वो निरक्ष पे 0 होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि चार्ज जो है वो सेम नहीं है। अब जैसे कि 2 पॉइंट है, यहाँ पे ए बी है, कहाँ है, 2 सूक्ष्म गोले हैं। इस पे मान लेते हैं 1.5 माइक्रोकूलाम का चार्ज है और इस पे जो है वो 2.5
माइक्रो कूलम का चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी 30 है, तो यहाँ पे 15-15 सेंटीमीटर होगी, यहाँ भी 15 सेंटीमीटर। दोनों सेम साइन के चार्ज हैं, प्लस माइनस नहीं है, दोनों सेम के हैं। फिर कह रहा है इसके लंबवत तल में, यानी इसके सेंटर से होकर जाए रेखा के लंबवत तल में ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। यही सवाल है कि बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है, तो ये कितना है, इतना है, तो ये हो जाएगा -6 कूलाम और 1.5 × 10⁻⁶ ये कूलाम हो जाएगा। दूरी इतनी सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगी। 15 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 15 × 2 मीटर, ये भी हो जाएगा 15 × 2 मीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया। अब यहाँ से ये हमें ये दूरी निकालना है, दोनों दूरियां होंगी बराबर। एक ठो निकाल लेते हैं, हालांकि दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो वो हालांकि पहले हम सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, बाद में मीटर में। ये क्या होगी, ये दूरी होगी, वो 15 का स्क्वायर होगी, 10 का स्क्वायर होगी। तो AP अगर हमें मालूम हो जाएगा तो BP भी हो जाएगा वही, AP बराबर BP है, ये दूरियां सेम होंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 10 का हो जाएगा 100, तो अंडर रूट हो जाएगा ये 325। अंडर रूट कितना हो जाएगा, 325। 325 को हम लिख सकते हैं, ये AP बराबर हो जाएगा, या इसी को BP कहते हैं। ये 325, इसको लिख सकते हैं 325 को 13 × 25, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 × 13। 13 में जो हम लोग 25 से अगर गुणा करते हैं तो 5 × 15, 5 × 1 = 5, 1 = 6, 13 × 5 = 65, तो 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 5 × 6 = 12, 2 × 1 = 325 को हम लोग 25 × 13 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 का वर्गमूल बाहर हो जाएगा 13, तो हमें ये मिल गया दोनों दूरी। अब दोनों के कारण नेट विभव निकाल लेते हैं। तो बिंदु P पर मान लीजिए इसके कारण विभव, और इसके कारण मान लीजिए इसके कारण V1 है, इसके कारण V2 है। तो बिंदु P पर जो नेट विभव होगा, बिंदु P पर नेट विभव V जो होगा वो V1 प्लस क्या होगा, V2। तो अब V1 क्या हो जाएगा, दूरी हमें पता है, चार्ज हमें मालूम है, इसके लिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 × 10⁻⁶ है। ये सेंटीमीटर में होगा तो उसे मीटर में चेंज कर लेंगे। क्या नाम है, 5 कड़ी में 13 जो होगा वो सेंटीमीटर में है, तो हम उसे जो है मीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसे 10⁻⁻2 से गुणा कर लेंगे, ये मीटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, दूरी कितना है 5√13। अब ये भी प्लस चार्ज है तो इसके लिए प्लस आएगा, तो इसका चार्ज कितना है 1/4πε0 और Q की वैल्यू 2.5 × 10⁻⁶
और यहाँ पे लिख देते हैं, लिख 2 मीटर में है। और ये आ जाएगा, दूरी क्या है, वही दूरी ये भी है, 5√13 × 10⁻²। अब इसे है कैलकुलेट करने की बात। अब सारी चीज़ आपके सामने है, बशर्ते इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन में क्या है, इसकी जो चीज़ कॉमन है, ये दोनों कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन हो जाएगा 9 × 10⁻9। अंदर क्या बचेगा, 1.5 × 10⁻6, 5 कड़ी में 13 × 10⁻2 और प्लस हो जाएगा 2.5 × 10⁻6, ये भी हो जाएगा 5√13 2, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो 9 × 10⁻9, 5 × 13 × 10⁻2, अंदर क्या है 1 हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा। तो 2.5 है, 1.5 है, 1.5 है, 2.5, 4 हो जाएगा ये, -6। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट दे के रखा हुआ है, हमारा जो V रिजल्ट निकल के आएगा, आंसर में दिया है 2 × 10⁵ वोल्ट। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिए कितना आता है। ठीक, तो इसमें जो भी सवाल आएगा वो फार्मूला बेस्ड आएगा, इसमें सब कुछ सामने था। यहाँ पे आप कहेंगे कि ये निरक्ष पे 0 क्यों हुआ, तो निरक्ष पे 0 होने के लिए चार्ज यहाँ पे दोनों परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत होंगे तभी ऐसा होगा। यहाँ पे अलग चार्ज, यहाँ पे अलग चार्ज। अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो, परिमाण में अलग है, तब भी 0 नहीं हो सकता। तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों परिमाण में बराबर होंगे, विपरीत चिन्ह होंगे तभी। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। मेन यहाँ पे है 5√13, 13 की वैल्यू निकाल लेंगे भाग विधि से वर्गमूल, लगभग ये इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो इसका मान लगभग में लेना, काट पीट के देखिए इतना आंसर आएगा, तब कैलकुलेशन सही है। तो ये इस पे एक आधारित एक सवाल था। बाकी देखिए इस पे जो फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड ही सवाल आएगा। जैसे हमने पीछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे पढ़ाया था, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी द्विध्रुव के कारण, एक 2πr³ आई थी अक्ष पे, P/r³ आई थी निरक्ष पे। विभव जो आएगा 1/4πε0, एक P/r², दूसरा 0। इसी फार्मूले पे बेस्ड ही सवाल हो सकता है। R का मान दे रखेगा, P का मान, अगर P नहीं दिया है तो Q और L की वैल्यू दिया रहेगा, तो P अलग से कैलकुलेट करेंगे, फिर मान रखेंगे। इनका मान तो ऑलरेडी पता है। उसी तरह इसमें P नहीं दिया रहेगा, L दिया रहेगा, मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी, और Q दिया रहेगा तो हम P निकाल देंगे, फिर R दिया रहेगा, वह हल करके निकाल देंगे। और इस तरह से सवाल में ये ध्यान देना है कि आप कहेंगे कि निरक्ष पे 0 तभी होगा कि जब दोनों चार्ज बराबर हों परिमाण में और चिन्ह विपरीत हों, तभी ऐसा हो सकता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था बीच का, हमने सोचा इसको इसमें ख़त्म कर देते हैं। अक्ष पे निरक्ष पे विभव, और फिर उसके स्पेस में कोई पॉइंट है तो उसका एक सममेय फार्मूला क्या होता है, और उस पर आधारित एक छोटा सा सवाल। इससे बहुत पूछेगा तो इसका डिराइवेशन ही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब हम बहुत ही अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ई और वी के बीच में रिलेशन क्या है, और उस रिलेशन पर आगे के बहुत सारे सवाल लगेंगे, और आगे जो भी टॉपिक आएगी वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपनी परीक्षा बोर्ड का एग्ज़ाम है उसका अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।